वेलकम बैक नाज़रीन। वही से सिलसिला जोड़ते हैं जहाँ पे ख़त्म किया था। मियां सैफुर रहमान साहब जनाब, ये जो मौजूदा सारी कंट्रोवर्सी है और इलेक्शन जीबी के अंदर और कश्मीर के अंदर है, बजट सर के ऊपर है, 28वीं तरमीम की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने है, ओवरऑल ज़रा इसको अगर सम अप करें तो ये गवर्नेंस के लिहाज से ये कैसा दौर है? वैसे मेरा ख्याल है कि चूंकि हम सूबों की बात करें, कंवर दिलशाद साहब के सामने कोई तजिया पेश करना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। ज़ाहिर इज़ एन अथॉरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट और बहुत बोले हैं। मैंने थोड़ा सा आज से कुछ दिन पहले टर्की के कौंसल जनरल से मेरी एक इनफॉर्मल मीटिंग थी, तो मैंने उनको पाकिस्तान और उनके जो हमारे गवर्नेंस के मॉडल हैं, ये ख़ास तौर पे इंतज़ामी यूनिट, इस पर कोई उनके साथ हल्की सी एक डिबेट भी हुई, जिसमें मैं कुछ इस चीज़ें जो मेरे इल्म में आई। एक तो तुर्की में 81 प्रोविंसेस हैं, जिसको वैसे वो डिस्ट्रिक्ट्स भी कहते हैं, 81, लेकिन वो सही मानों में फिर मैंने उनसे क्लैरिफिकेशन दी तो वो कहने लगे जैसे आपके सूबे हैं इस तरह सूबे ही हैं, उनके नीचे भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मिला के जिन्हें हम सब डिस्ट्रिक्ट कह लें, वैसे कहलाते वो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो 973 हैं। अच्छा। और तुर्की जो है वो पॉपुलेशन में हमसे यानी कम है बहुत, वो 9 करोड़ है, हम 24-25 करोड़ हैं, और हमारा जो स्क्वायर किलोमीटर रकबा है वो भी उन थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा तकरीबन रकबे में हम बराबर हैं। लेकिन देखा जाए तो पॉपुलेशन को एडमिनिस्ट्रेटिवली आपने मैनेज करना होता है ना जी, ठीक है। तो वहाँ पे ये मॉडल बड़ा कामयाब चल रहा है। और लेकिन आप समझ रहे हैं कि इंतजामी बुनियादों पे छोटे यूनिट्स की जरूरत है। और सेंट्रलाइज्ड है वैसे वो, जहाँ पे इस वक्त जो उन्होंने भी ये कोई तरमीम मेरा ख्याल है कि या कोई इस तरह की इनेक्टमेंट की थी पार्लियामेंट में कानून साजी, जिसके तहत उनके जो सदर हैं वो बहुत ज़्यादा बाख्तियार हो गए हैं पहले से, यानी कि पॉपुलर अपनी जगह। देखिए पॉपुलैरिटी से भी हम थोड़ा सा ना बीच में मिक्स कर लेते हैं चीज़ों को कि वो जो पॉपुलर हैं तो बड़े अच्छे मकबूल लीडर हैं, तो वो मकबूल लीडर को हक़ है जो मर्जी करने का। लेकिन जब भी कोई इख्तियारात ज़्यादा किसी एक फ़र्द या किसी एक ग्रुप के पास आ जाए तो मेरा ख्याल है उससे कोई थोड़ा मसाइल पैदा उसको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। हाँ जी, मेरा ख्याल है। लेकिन तुर्की का मॉडल एक बड़ा अच्छा सामने हमारे मॉडल है। पाकिस्तान दरअसल एक एक्सपेरिमेंट, एक तजर्बा गाह बनता जा रहा है। हम भैया को जैसे हमारे कुछ दोस्त पहले भी कहते रहे लीडरान कि जी यहाँ पे चीन का मॉडल आ जाए, यहाँ पे वो मॉडल आ जाए, बरतानिया का मॉडल आ जाए, यहाँ पे फलां मॉडल। बिल्कुल ठीक है। देखिए हमने अपना भी एक मॉडल इवॉल्व करना है ना, अपनों को मॉडल इवॉल्व करेंगे। आपका कल्चर क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी पॉलिटिकल आपका लैंडस्केप क्या है, उसके मुताबिक ठीक है। कंवर दिलशाद साहब ये तजर्बे हम करते रहेंगे। मुशर्रफ साहब के दौर में ज़िलाई गवर्नमेंट का सिस्टम आया और वो इतना अच्छा सिस्टम था, नाज़म का रुखसत कर दिया। 77 साल हो गए हैं। कोई जो चीज़ें पहले दिन 47 में हम आज़ाद हुए, 48 में बन जानी चाहिए थी 50 तक, वो चीज़ें आज तक डिसाइड नहीं हो पा रही कि किसने क्या करना है। यानी आज भी टामक टोइयाँ हम मार रहे हैं और एक दूसरे की सलाह कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं कि ये फलाना कर सकता है, नहीं कर सकता। क्या अंडरस्टूड नहीं है कि किसने क्या करना है? उसमें हमारे दोस्त ने बातें बताई है ना कि अगर आपने सुबह बनाने पड़ेंगे पंजाब में, जनूबी पंजाब को, तो असेंबली डिजॉल्व करनी पड़ेगी। असेंबली डिजॉल्व करना नहीं पड़ेगी, लेकिन जो मौजूदा सिस्टम है कानून का, आइन में, बहुत मुश्किल है, बड़ा पेचीदा है उस लिहाज से कि पंजाब असेंबली की 2/3 मेजॉरिटी की मंजूरी चाहिए, और जो 2/3 मेजॉरिटी की करारदाद जो है वो फेडरल असेंबली में जाएगी, वहां भी 2/3 मेजॉरिटी से एक कानून साजी की जाएगी, तब जाके सुबह बनने की रास्ता हमवार होता है। ये बात दुरुस्त फरमाया हमारे दोस्त ने कि जनूबी पंजाब का सूबा बनने के लिए हुकूमतें, पहले माजी की हुकूमतें बड़ी बहुत संजीदा थी। एक कमेटी बनी थी नेशनल असेंबली में, जिसके बाकायदा चेयरमैन जो थे वो थे फरकुल्ला बाबर साहब। तो मुझे भी इनवाइट किया था, तो मैंने पूरा एक रोड मैप बना के दिया था कि आपके सूबे बनने से आपका कोई किसी तरह से भी आपके सूबाई असेंबली में जब करारदाद पास हो जाएगी तो आपको कौमी असेंबली की नशिस्तें जो है वो तकसीम करनी पड़ेगी, और सेनेट भी में उसी तरह से भी सेनेट की सीटें जो 24 हमारे, ठीक है कि हर सूबे की 24 सीटें हैं, लेकिन जो सूबा बनेगा तो उसके हिसाब से वो सीटें कम हो जाएगी और नए सूबों को दी जाएगी, और रहेगी 24 ही रहेगा दायरेकार, लेकिन तकसीम हो जाएगी और नए सूबे में। आप ये देखें कि सूबा बिहार जो है वो एक नया झारखंड बना सूबा, तो सूबा बिहार की सीटें थी 207 कौमी असेंबली की। आप यकीन जाने कि सूबा बिहार का जो रकबा है या उसकी हदूद है वो हमारे वेस्ट पाकिस्तान के बराबर है, इतना बड़ा सूबा है। उसकी 207 सीटें थी, जब नया सूबा बना तो उसको 47 सीटें वहां चली गई और 207 में से 47 कम हो गई।
इसी तरह जो भी हमारे सूबे बनेंगे तो सीटें कम होती चली जाएंगी, लेकिन बहरहाल ये पेचीदा मसला है। इसलिए लिहाज से आसान तरीका ये बनेगा कि ये वफाक के पास अगर आइन के आर्टिकल 239 में तरमीम करके वफाक को ये इख्तियार दे दी जाए, जैसे इंडिया में है। इंडिया में जो सूबे बनते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, वहाँ वफाक का तस्वर नहीं है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ भी वफाक की जो इख्तियार दिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये यूनियन गवर्नमेंट तो नहीं कहते जनाब, थोड़ा सा हमें ज़रा गाइड कर दें। नहीं, वो कहते हैं अमेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं या यूनियन गवर्नमेंट? जो सूबों में करारदाद का मामला वो कहते हैं उसको बाईपास ही कर दें, बाईपास कर दें। जी जी कमर दिलशाद साहब। जनाब मैंने बताया ना, ये बड़ा मुश्किल है। ये जो आइन में 28वीं अमेंडमेंट की बड़ी बातें तो हो रही हैं, हम भी सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं, आपकी भी बड़ी पॉजिटिव राय है। तो अब लेकिन हुकूमतें, तो मेरा ख्याल ये है कि शायद वो सूबों के बारे में इतना ज़्यादा ना सीरियस हो, क्योंकि जरदारी साहब जो हैं वो सूबे बनाने के हक में नहीं हैं। क्योंकि सिंध में अगर सूबे बनते हैं 3 या 4 तो पूरी पीपल पार्टी की जो हाकिमियत है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन वाले भी नहीं चाहते। हमारे जो इक़्तिदार आला जो है वो ये समझते हैं कि सूबे बनने चाहिए, और कराची के लिए कोशिश हो रही है कि कराची को जो है वो फेडरल टेरिटरी करार दिया जाए, क्योंकि कराची के हालात बहुत ख़राब हैं। तमाम ताजिर बरादरान ने भी फील्ड मार्शल से मुलाकात में बताया था कि जनाब हमारे बहुत बुरे हाल हैं। इन हालात को देखते हुए मुमकिन है अगर कराची को फेडरल गवर्नमेंट की तहवील में दिया जाए, गवादर को दिया जाए, तो इससे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, कराची के भी और गवादर के भी। तो ये सारी बातें अभी कागजों में चल रही है, बहस चल रही है। अंदरूनी तौर पर पसे पश पर्दा क्या हो रहा है ये हम सबको इल्म नहीं है। जब तक मसौदा सामने नहीं आता, बात आपकी सही है, ये है कि कोई ना कोई तरमीम में आ रही है। और जैसे हमारे दोस्त ने फरमाया, अब ये देखिए बेनजीर इनकम टैक्स का खरबों रुपया जा, अब खरबों रुपया गरीबों अवामों को भी जा तो रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से ये दावे कर रहे हैं वो नहीं जा रहा। वो सारा पैसा तकसीम हो रहा है रिश्वत में, करप्शन में, और जो करप्शन कर रहे हैं उनके घर बन रहे हैं दुबई में, पुर्तगाल में, हर जगह पैसा वहाँ तकसीम हो रहा है, वहाँ जा रहा है, गरीबों को बहुत कम दिया जा रहा है। इसके भी एक लाहे अमल बन जाए। जैसे वो कह रहे हैं कि हम सूबों के हवाले कर देंगे, तो सूबों के हवाले कर देंगे तो मुमकिन है कि जो इतनी बड़ी करप्शन है वो खत्म हो जाए। इसी तरह NFC का वार्ड है, उस पर भी फेडरल गवर्नमेंट बड़ी मुतासर हो रही है, उसके बारे में भी हो रहा है। लेकिन ये सारी बातें अंडर कंसिडरेशन हो रही है, और हमारी खबर तो नहीं कह सकते, हमारी इतला के मुताबिक ये बाकायदा इस पर काम हो रहा है, या तो शायद इस बजट इजलास में भी कानून साजी हो सकती है, क्योंकि हमारे आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि जब बजट इजलास हो रहा हो तो कानून साजी नहीं हो सकती। ये बिल्कुल नहीं है ऐसी बात। अच्छा। उस पर कानून साजी भी हो सकती है, मुमकिन है इसी बजट इजलास में हो जाए, और ताकि ये मामला खत्म हो जाए, 28 अमेंडमेंट आ जाए, तो ये तमाम जो मामला जो है ये फेडरल गवर्नमेंट के हवाले कर दी जाए। और ये बात भी अगर किसी ने इस्तीफा दिया, मैंने जब आपके प्रोग्राम में बताया था कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब इनकार करते हैं, अब देखिए आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत ठीक नहीं है। आप देखिए ट्रम्प जैसा प्रेसिडेंट, आलमी ताकत का प्रेसिडेंट, उसका भी एक मेडिकल फिटनेस हो रहा है, बोर्ड बैठा हुआ है और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया कि इनकी सेहत बड़ी अच्छी है, सिर्फ अपना वजन कम कर लें। इसी तरह भी हमारे यहाँ भी जो आर्टिकल जो है हमारा 147, उसमें ये नहीं, सॉरी, हमारा आर्टिकल 47 जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट की सेहत के बारे में कोई तशवीश पाई जाए तो एक बाकायदा बोर्ड बैठ सकता है, CMH का और MH का और हमारे सिविल इदारों का। वो बोर्ड अगर फैसला करे तो फिर उसके बारे में आगे बात बढ़ सकती है। अगर किसी ने फैसला खिलाफ दे दिया तो प्रेसिडेंट साहब भी घर जा सकते हैं, लेकिन बाकायदा बोर्ड बैठते हैं। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का बोर्ड बैठ सकता है इतना बड़ी आलमी ताकत का, तो हमारे यहाँ भी सदर साहब की तो सेहत हमें नजर आ रही, इतनी साफ सुथरी नहीं है, तो साफ नजर आ रहा है। अच्छा। जब इमरान खान की गवर्नमेंट वो फॉर्म 47 से आर्टिकल 47 पे आ गया। नहीं, वो तो ब्रिगेड साहब, अब मेरा ख्याल है टाइम थोड़ा कम है, तो ट्रम्प साहब को सलामी हम नहीं पेश कर सकेंगे। इसी पे बजट पे जो डोमेस्टिक हमारे इश्यूज इसी पे रहते हुए जो बात अभी कमर दिलशाद साहब कर रहे हैं कि इसी इजलास में भी ये हो सकता है, और कुछ लोगों का ख्याल था कि बजट के बाद ये मामला चला गया, डिले हो गया, तो आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह NFC का एक इशू है, मसलन मजमूई तौर पे अगर बात करें कि NFC में आपका कोई 17,000 या 18,000 अरब रुपया जो इकट्ठा होता है, उसमें कोई 82
यानी 8,000 को 200 अरब रुपया चला जाता है आपका सीधा सीधा सूबों को, और इसी तरह बाकी आपका दफा के ऊपर चला जाता है कुछ। बाकी पैसे जो वफाक के पास रहते हैं वो इतने थोड़े रहते हैं कि कर्जा भी देना, उसको खर्चा करने के बाद आपको 6-7 हज़ार कर्जा लेना ही लेना पड़ता है। तो ये बड़ा भाई कर्जे में फंसा हुआ है, छोटे भाई याशी कर रहे हैं, और मकरूज है रियासत पाकिस्तान, यानी कोई सूबा नहीं है। तो क्या ये डिजाइन चल सकता है? देखिए, यही तो सारा इसको कहते हैं ना रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है कि प्रोविंसेस आर 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस आर ओवरफ्लोइंग विद मनी। उससे पहले क्या हम सुनते थे 80s में 90s में बलूचिस्तान से कि जी हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो कैसे डेवलपमेंट कैरी आउट कर सकते हैं। सूबे रोते थे वी हैव नो मनी, वी आर कैश स्टार्व्ड। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद इतना ओवरफ्लो पैसा हुआ है, और ये फेडरल फंड्स आप उसको एनएफसी वार्ड कहें, जो भी नाम दें, कि वो वहां पे करप्शन बढ़ी है, अनकंट्रोल्ड हो गई है मिस गवर्नेंस की वजह से, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की वजह से। तो वहां पे सारा पैसा जो है फिर जब वो मिसयूज हुआ है, अब मैं सिंध के कौन से कराची के प्रोजेक्ट हूँ जो कितने सालों से चल रहे हैं, मुकम्मल नहीं हो रहे। अभी पंजाब की तरफ से क्या एक फैसला आया था जो हमने मीडिया में पढ़ा, सही था या नहीं, कि जनाब 35 अरब रुपया हेल्थ और एजुकेशन से जो है वो निकाला गया है और डाइवर्ट करके प्रोजेक्ट्स पे लगाया गया है। सो द पॉइंट इज कि, और प्रोटोकॉल देखें सूबों के अंदर देयर इज सो मच ऑफ मनी कि वहां पे अब नौबत ही आ गई है पाकिस्तान में, पहले कभी नहीं होता। जुल्फिकार रात भाई सुने मेरी बात, कि लोग जो हैं कराची में 3 मरतबा हुआ है, एक मरतबा किसी और कोयटा में भी हुआ है, कि लोग प्रोटोकॉल को तोड़ के उन्होंने कहा जी हम ये नहीं हो सकता कि ये शाना ठाट और ये चीजें, हम आधा घंटा गर्मी में खड़े हैं, हमारा पेट्रोल जाया हो रहा है, पेट्रोल तो महंगा है। दे ब्रोक द प्रोटोकॉल बैरियर। माय पॉइंट इज दिस कि देखें, आपके छोटे सूबे होंगे, गवर्नेंस आपकी बेहतर होगी, और लोकल लीडरशिप जो है वो इमर्ज करी। अभी तो अगर आपने पाकिस्तान में मरूसी सियासत को कंट्रोल करना है, अगर आपने बड़े बड़े माफियाज को कंट्रोल करना है, तो ये याद रखें कि आपको बिल्कुल सही है, ये तमाम अपना प्रोविंसेस को नए बनाना पड़ेगा, ताकि नई सोच के साथ, नए एक कमिटमेंट के साथ जो है आपकी एक नई लीडरशिप जो है वो इमर्ज करे। बिल्कुल ठीक है। तो मैं तो ये नकवी साहब, जो ब्रिगेड साहब बात कर रहे हैं, जो मैंने अर्ज किया है, एनएफसी के बाद सूबों को ऑटोनॉमी के साथ साथ इतना पैसा चला गया कि अब समझ नहीं आ रही, और इसको एग्जॉस्ट कैसे और इसको आगे लगाना कैसे है। मुझे याद है कि आपकी केपी की पहली गवर्नमेंट में खटक साहब थे, पता नहीं तजर्बे का इशू था क्या था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर सके और पैसा लैप्स हो गया। 3 साल लैप्स हुआ, 3 साल लैप्स हुआ, 3 एनुअल डेवलपमेंट प्लान बना के गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकी। 4थे साल थोड़ा सा हुआ था। अच्छा, अब आपके ख्याल में ये जो डिज़ाइन है, ये जो सिचुएशन है, इसमें किस तरह पाकिस्तान सर्वाइव करेगा? सूबे तो जो बर्डन है पाकिस्तान के ऊपर है, $100 बिलियन से ऊपर चला गया काम है, तो इसको कौन शेयर करेगा भाई? इसका वफाक पाकिस्तान कैसे ये पेमेंट देगी, कैसे कर्जे अदा करेगी? एक सवाल मैं कर लूँ या एक लाइन ऐड कर लूँ, फरदास शमीम नकवी साहब से कर रहे हैं जनाब। खान साहब के दौर में, पीटीआई के दौर में, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे डॉक्टर मोहित यूसुफ, उन्होंने हमें कोई 7-8 एडिटर्स को बुला के कोई 2-3 ब्रीफिंग्स की थी। एक ब्रीफिंग में उन्होंने एक बात बड़ी वाज़े तौर पे, और वो सिर्फ खान साहब की नुमाइंदगी नहीं करते थे, एस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े खसूसी नुमाइंदे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने ये कहा था पाकिस्तान का जो हमारा मुसल्लह अफवाज का सेटअप है वो अंडर रिसोर्स्ड है, और ये मैंने उनसे इजाज़त लेके छापा था अखबार में जी, यानी कि उसके पास वसाइल की कमी है, उसको आप इसके साथ मुंतबिक सर। बात बड़ी सिंपल है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि 8200 अरब रुपया जी आपने कर्जे वापस करने में चला जाता है। मैं उसी को ऐड करके आप सूबों को दे देते हैं, बाकी उसी को ऐड करके आप सवाल कर लें जनाब। इजाजत हो तो जवाब। सर पहली चीज ये, जो स्टेट एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है फॉर द सेक ऑफ द पीपल। पहली चीज कि अवाम को जिस चीज से फायदा हो वो करनी चाहिए। आप सारा पाकिस्तान का बजट डिफेंस में लगा दीजिए, इससे कि वो अंडर स्टॉक्ड है, तो इसके अंदर हमें रेवेन्यू बढ़ाने की जरूरत है।
अवाम की पहले खिदमत अंडर स्टाफ नहीं, अंडर रिसोर्स, वो कहते हैं वसाइल कम है उनके पास। अंडर रिसोर्स बात ये है, अंडर स्टाफ यानी बम लेना है वो उसके पैसे नहीं है। पूरा पाकिस्तान का बजट जो है वो पाकिस्तानी फौज को दे दिया जाए, अवाम को देने की जरूरत क्या है? अभी भी पाकिस्तान का बजट एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल बजट आदमी को एक डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर जा रहा है। दूसरी चीज आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक वफाक मजबूत नहीं होगा पाकिस्तान मजबूत नहीं हो सकता। जो 18वीं तरमीम लाए थे उस वक्त भी सारे लोग बैठे हुए, उसके बाद ये 18वीं तरमीम आई, अब ये 28वीं तरमीम आ रही है, इसमें तो बहस भी नहीं, दिखाने को भी नहीं तैयार। जब तक डिबेट नहीं होगी, डायलॉग नहीं होगा, कोई तरमीम अच्छी नहीं होती, कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। कमर साहब ने कहा कि चंद महकमों की बात नहीं है, सबसे बड़ी शिकायत सूबों को या मुझे कराची में रहते हुए ये था कि मुझे मरकज के पास जाने के लिए बड़ी मुश्किल होती थी। अच्छा ये बताएं, ग्वादर, कराची और ग्वादर को वफाक के तहत की भी मुश्किल, मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आए तो मेरा काम नहीं होता था कराची मरकज में। सुने, कराची और ग्वादर को वफाक के मातहत होना चाहिए नकवी साहब? कि मेरे लिहाज से जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, कमर्शियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान तो शायद बनाया जा सकता है, दुनिया में मिसाल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो बिफोर प्रोविंसेस आप पहले आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट करें, लेटर एंड स्पिरिट। अच्छा, डिवॉल्व, सबसे बड़ा मसला सूबों को जो डिवॉल्व की है उनमें कैपेसिटी नहीं थी टू डील विद दिस मनी। जब आपका एकदम 4 गुना आपके पास पैसे आने शुरू हुए, आपकी ब्यूरोक्रेसी के पास कैपेसिटी नहीं थी और उसकी वजह से पूरा सिस्टम तबाह हो गया। पहले कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए, फिर उसके बाद रिसोर्सेज दीजिए। अब किसी बच्चे के हाथ में करोड़ों रुपए दे देंगे, उसको करोड़ की हैसियत ही नहीं पता क्या होगी, उसने बर्बाद करके रख दिया और मुल्क का पूरा चला गया। बाजो साहब, इस चीज में बाजो साहब ये जितने पैसे मुल्क में सूबे में लगते हैं उसकी जिम्मेदारी बाजो साहब आप मेरा ख्याल है कि ये जस्टिफाइड किसी सूरत में नज़र नहीं आता है मामला। वफाक इसमें कमज़ोर हुआ है, सूबों की इकॉनमी के नाम पे बिल्कुल ही वफाक का कबाड़ा निकल गया है। जैसे बड़ा सिंपल सा सीधा सीधा फार्मूला है कि आपका 17-18 हज़ार अरब रुपया इकट्ठा होता है, यानी 8200 अरब रुपया सीधा सीधा कर्ज़ों की अदायगी में चला जाता है। 8200 अरब रुपया आपका सूबों में चला जाता है। बाकी वफाक के पास बचता क्या है, जिसमें CDA चलाना है, FIA चलाना है, पार्लियामेंट चलानी है, लोगों को पूरी दुनिया में दौरे करने हैं, जहाज, हेलीकॉप्टर, सब कुछ, तो उसमें आपने करना है। ये कैसे पॉसिबल है, कैसे चलाएंगे मुल्क? देखिए सर, गुजारिश ये है कि सबसे पहली जो इस आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब हम अपने तमाम काम IMF के जरिए या बैंक जो उसके जरिए करेंगे या पाकिस्तान के स्टेट बैंक के जरिए करेंगे, तो जिनसे आप पैसे लेंगे आपको उनकी बातें भी मानना पड़ेंगी। अच्छा। और इस बात में कोई शक नहीं है, ये बात आपकी बिल्कुल आई डू एग्री विद यू सर कि वफाक कमजोर हो गया है, वफाक गरीब हो गया है, वफाक को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और सूबों के पास फंड ज्यादा है। ये 18वीं तरमीम की वजह से है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये हरगिज नहीं है कि हमने कोई 28वीं तरमीम तैयार कर ली है जिसमें फंड्स के मतलब या कोई ऐसी किस्म की कोई हमने चीज जो है वो हमने दीवार के पीछे को तैयार कर लिया है। इन मामलों को जब अगर लोन होंगे, जो किस्तें देनी होंगी, जो IMF को या एशियन डेवलपमेंट बैंक को या वर्ल्ड बैंक को या पाकिस्तान के स्टेट बैंक को पैसे देने पड़ेंगे, तो इसके लिए भी जिस कदर सूबों के हिस्से में आएंगे पैसे, उसी कदर निरा आप खाली ये ना कहे कि हमें NFC वार्ड के मुताबिक हमारे पैसे रहते हैं। तमाम सूबे अमीर होने के बावजूद ये कहते हैं कि हमें NFC वार्ड के मुताबिक फंड रिलीज नहीं किए जाते मरकज से। ये उनके तहफुजात हैं। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो नेशनल असेंबली है या सेनेट है या जो मरकजी हुकूमत है, वो कहती है बाजो साहब बात फिर वही होगी कि IMF को ये तो नज़र आता है कि बिजली के बिल बढ़ा दो, गैस के बढ़ा दो, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दो, लेकिन काश कभी IMF को आंखें उनकी ठीक हो जाएं, कोई चश्मा लगा लें और उसको ये भी नज़र आए कि पाकिस्तान में इशराफिया जो करप्शन कर रही है उसको भी रोका जाए। एक मुतालबा उधर से आएगा तो ये रुकेगी।
खालिद चिश्ती साहब एयर कमांडर रिटायर्ड हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा आखिर में रहनुमाई चाहेंगे कि मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है। चिश्ती साहब, वेलकम टू दी शो। ट्रंप साहब दोबारा से यू टर्न और ईरान की धमकी, मुज़ाकरात का ख़ात्मा और ट्रंप की नेतन्याहू के साथ लड़ाई की खबरें, फैक्ट्स क्या हैं सर, हो क्या रहा है? बहुत शुक्रिया राज, आप इन्वाइट किया। देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये अब ऑप्टिक्स की जंग चल रही है। जो जंग होनी थी मिलिटरीली वो तो हो चुकी है सर। जब आप मिलिट्री की जंग लड़ते हैं तो आप एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं, वो आपको डिप्लोमेसी में और पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर काम आती है। जो मिलिट्री की परफॉर्मेंस होती है, मिलिट्री इसलिए लड़ती है कि आपको एक एडवांटेज दे सके जो गोल्स होते हैं सेट करने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग हुई, अमेरिका ने क्योंकि ऑफेंस लॉन्च किया था तो फिर वॉर ट्रॉफी उसने जीतनी होती है, वो नहीं हो सका। जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते थे वो हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं आपके चैनल पर, और वो नहीं हो सके। जब वो नहीं हो सके तो फिर ये रह जाती है परसेप्शन, नैरेटिव और बयानिए की जंग कि मैं जीता। और एक तरफ जाहिर है सुपर पावर है, प्रेसिडेंट ट्रंप भी नहीं चाहेंगे कि वो ये कहीं लगे कि वो कॉम्प्रोमाइज किया या पोजीशन ऑफ वीकनेस से उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया। फिर दूसरी तरफ आप देखें नेतन्याहू को बहुत ज्यादा प्रेशर है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। और प्रेशर इसलिए है कि जाहिर है नेतन्याहू ने ये शायद उनको बड़े सब्ज बाग दिखाए थे कि वेनेजुएला के बाद आप जाएंगे, तारीख में अपना नाम दिखा देंगे, अकेला सदर होगा 47 सालों में जिसने ईरान को सीधा कर दिया, रजीम गिरा दी, न्यूक्लियर एनरिचमेंट पकड़ लिया। तो आई थिंक वो सब कुछ नाकाम हो गया। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप पर एक और जो प्रेशर है वो ये है कि इसको विक्ट्री कैसे साबित किया जाए। और खास तौर पर नेतन्याहू जब चाहते हैं तो वो तो मेजरेबल चाहते हैं, न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को बैन करना चाहते हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनको खत्म करना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप को तीसरा एक डायमेंशन एक और भी है, जो दुनिया की इकोनॉमिक्स, ऑयल, ट्रेड और एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्ट्स, ये तमाम की तमाम ऑलमोस्ट 8 बिलियन जो आबादी है वो महंगाई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सफर कर रही है सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप के एक फैसले की वजह से, पहले जंग की वजह से और अब नाम मुआहदा करने की वजह से। तो ये भी एक प्रेशर है। अब वेस्टर्न मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, खासतौर पे अमेरिकन ये कह रहे हैं कि ऐसे जो एग्रीमेंट है, खासतौर पर जो इजरायली बैक मीडिया है और वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है वहां पे उनका, वो ये कह रहे हैं कि ऐसी डील करने से तो बेहतर है अमेरिका डील करे ही ना। इतना प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब एक तरफ वो पॉजिटिव दिखाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो ये ऑप्टिकली साबित करना चाहते हैं मैं जीता भी हूं। तो आई थिंक ये उसी की जंग चल रही है। इसीलिए आपने देखा कि कभी वो अटैक कर देते हैं, सर्जिकल किस्म का छोटा सा साबित करते हैं कि मैं बहुत गुस्से में हूं, बड़ी एडवांटेज पोजीशन है, और कभी वो कहते हैं कि इसी हफ्ते शायद हमारा मुआहदा हो जाएगा, और कभी ये रिलीज कर दिया जाता है कि नेतन्याहू के साथ बड़ी हॉट टॉक हुई है। वो बेसिकली इसको बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बेसिकली इसराइल का एक एजेंडा है, ग्रेटर इसराइल का, और 40 साल तक उनको एक बेवकूफ़ सदर की तलाश थी, वो 40 साल के बाद मिला। 100 साल हो गया उनको तैयारी करते हुए। क्या ये मामला वाइंड अप हो के, सुलह हो के, क्या ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट इसराइल ट्रंप साहब के कहने पे उसको लपेट के किसी बैग शैग में रख लेंगे? पॉसिबल है सर? देखिए सब बुनियादी तौर पर तो ईरान एक, जिसको मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में लास्ट मैन स्टैंडिंग, आई थिंक ये लास्ट मुल्क था जो एक अग्रेसिवली इजराइल के उस डिजाइन के आगे खड़ा था। और इजराइल को ये ख्याल भी यही था कि अगर इसको एलिमिनेट कर दिया जाए तो जाहिर है तमाम उनका ग्रेटर इजराइल का भी पूरा हो जाएगा और बाकी जो मिडल ईस्ट के ममालिक है उनको अमेरिका के थ्रू कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो वो मेरा नहीं ख्याल अब ग्रेटर इजराइल को एनी मोर कोई वाइबल ऑप्शन रही है, क्योंकि ईरान वाइबल रह गया। दोनों में से एक ही चीज वाइबल रह सकती थी, या ईरान वाइबल रहता या ग्रेटर इजराइल का। ये मेरा ख्याल है। आने वाले वक्तों में ऐसी प्रोहिबिटिव कॉस्ट तो डाल नहीं सके ये ईरान के ऊपर, ऐसी शिकस्त दे नहीं सके कि वो कॉम्प्रोमाइज कर ले। तो आई थिंक इनको सीख लेना चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनफॉर्चुनेटली पिछले साल भी नहीं सीखा, जब जून 2025 में उनको ये शायद देकर कोई भी सदर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इतने सालों में भी नहीं, और बिल्कुल नेतन्याहू को ऐसा सदर को नहीं मिलेगा जो जिसने एक साल में 2 दफा हमला किया। लेकिन बदकिस्मती से तारीख से हम सीखते नहीं है। और आज भी देखें वियतनाम में जो जंग हुई 1954 से 75 तक, उसमें 58,000 अमेरिकन मारे गए थे, 33 लाख वियतनामी मारे गए थे। उस वक्त किसकी हुकूमत थी? कम्युनिस्ट पार्टी की, जिसके खिलाफ हमला किया गया था। आज किसकी हुकूमत है वियतनाम में? कम्युनिस्ट पार्टी की। फिर तालिबान को आपने देखा, 9/11 हुआ तो तालिबान की हुकूमत खत्म की, तोड़ा बोरा किया, बमबारी की, डेजी कटर चले, बॉम्ब बस्टर चले, तालिबान को हटा दिया गया। आज किसकी हुकूमत है अफगानिस्तान पर? तालिबान की हुकूमत है। किसने एग्रीमेंट किया?
दोहा एग्रीमेंट किया, अमेरिका ने किया। तो ये तारीख बड़ी सिंपल है अगर आप पढ़ना चाहें। फिर इराक है, लीबिया है, सीरिया है, वहां पे आइडियल हो गई कि लोग इसको एज रोल मॉडल के तौर पर मान लें अमेरिका के अटैक को। तो इधर भी डिस्कनेक्ट है बहुत। चिश्ती साहब बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत ही ज़बरदस्त के, लेकिन को पढ़ना चाहे खुली आंखों के साथ, अगर को पढ़ना चाहे तो तारीख बड़ी सिंपल, सादा और नज़र आने वाली कहानी है। लेकिन तारीख से कौन सीखता है ये आपको पता है। इक़्तिदार का नशा आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे जी। कल इंशाल्लाह दोबारा नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।